हाँ तो बाबू ऐसा है, आज की क्लास में सीखेंगे वेग समय ग्राफ यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और इस क्लास के मुख्य बिंदु होंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप यानी कि प्रवणता निकालेंगे और देखेंगे कहीं हमें एक समान त्वरण तो प्राप्त नहीं हो रहा। फिर हम वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे और चेक करेंगे कहीं हमें विस्थापन तो प्राप्त नहीं हो रहा। और अंत में मुख्य बिंदु को देखेंगे, हम ऋणात्मक वेग यानी कि निगेटिव वेलोसिटी को ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे कि कौन से केस में ऋणात्मक वेग होता है। तो चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए। एक एक स्थिति को हम सबसे पहले वेग समय ग्राफ पे बनाएंगे, उसके बाद ये सारे मुख्य बिंदु करेंगे, ठीक है ना। कॉपी पेन निकाल के सारी चीजें बढ़िया से नोट डाउन कर लो बेटा, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले वेग समय ग्राफ बना लेता हूं मैं। जो मेरा क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहेगी उस पे समय, जो ऊर्ध्वाधर अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस पे रहेगा वेग। सबसे पहले आ रहा है आपका विराम अवस्था। आप जानते हैं विराम अवस्था मतलब क्या, कोई वस्तु काय में है, रेस्ट में है, और यदि ये रेस्ट में है तो उसका वेग क्या होगा, समय बढ़ता रहेगा पर उसका वेग शून्य होगा। और ग्राफ बनाते समय एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, बड़ी रोचक बात है ये, कि यदि समय बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टल में। और यदि तो लगाना ही नहीं चाहिए समय के साथ, क्योंकि समय तो हमेशा बढ़ रहा है, समय कभी रुकता नहीं है। और ये बात यथार्थ सत्य है, ये तुम भी जानते हो कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुका। तो यदि समय बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा, क्षैतिज में, और वेग बढ़ेगा तो कहां बढ़ेगा, ऊर्ध्वाधर में। मतलब समय का परिवर्तन देखोगे कहां, हॉरिजॉन्टल में, और वेग वेलोसिटी का परिवर्तन कहां देखोगे, वर्टिकल में चेक करेंगे अपन। याद रखना ये बात, है ना। अब मैं बता दे रहा हूं, मान लीजिए ये मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है, ठीक है ना। अगर इधर चेक करें अभी तो समय 0 है तो वेग भी शून्य है, जो उसका प्रारंभिक वेग इनिशियल वेग है वो शून्य है। अब मान लो ग्राफ ऐसा बढ़ा आगे, ये देखो, ये मतलब समय बढ़ता जा रहा है, टाइम बढ़कर कुछ t1 सेकंड हो चुका होगा, कुछ t1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, पर उसका अंतिम वेग अभी भी शून्य है। मतलब जो वस्तु है वो कौन सी अवस्था में, विराम अवस्था में है, क्योंकि समय बढ़ने के साथ उसका वेग परिवर्तित नहीं हुआ, उसका वेग बढ़ा नहीं है। ये देखो वेग शून्य है, उसका वेग शून्य है, इसलिए वो कौन सी अवस्था में है, विराम अवस्था में। नोट डाउन कर लीजिए, विराम अवस्था बना लिया आपने, ठीक है ना। विराम अवस्था के बाद अब मैं आपको बना के दिखाऊंगा एक समान गति, ठीक है ना। यहां बना दे रहा हूं एक समान गति। एक समान गति को बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, जिन्होंने दूरी समय ग्राफ नहीं देखा वो जरूर देखें, इससे बहुत ज्यादा क्लियर होगा। एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन, इस दौरान त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। एक समान गति में त्वरण शून्य होता है क्योंकि वेग नियत होता है। एक समान गति का मतलब ही है कि उस वस्तु का जो वेग है वो कांस्टेंट है, नियत है, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला ग्राफ हमारा रिप्रेजेंट करता है एक समान गति। क्योंकि मान लो जब समय 0 था, जब आपने ग्राफ देखना चालू करा, जब एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करना चालू करा, तब उसके पास कुछ प्रारंभिक वेग था, मान लो u, तब उसके पास कुछ प्रारंभिक वेग u था। जब आपने किसी को देखना चालू करा, मान लो तब वो किसी वेग से चल रहा था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब जब टाइम बढ़कर t1 सेकंड हो गया, मान लो कुछ टाइम हो गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, तब आपने उसके वेग को चेक करा, तब भी उसका जो अंतिम वेग था आपको यही मिला। मतलब उसके वेग में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, वो एक समान चाल, एक समान वेग से आगे बढ़ता जा रहा है। बात सत्य भी है। ये देखो उसका जो ग्राफ है वो क्षैतिज में बढ़ रहा है, हॉरिजॉन्टल में बढ़ रहा है, मतलब समय तो बढ़ रहा है परंतु वर्टिकल में कोई चेंज नहीं है। जब वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में कोई परिवर्तन नहीं, मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो इस प्रकार की गति को ही हम एक समान गति कहते हैं। और एक समान गति के दौरान वस्तु का त्वरण क्या होता है, वस्तु का त्वरण होता है शून्य। अब मैं आपको यहाँ पे एक नोट करा देता हूं, एक मुख्य बात नोट करा देता हूं, आप लिख लो, यहाँ पे मेन बात नोट कर लो। ये तो ग्राफ में, एमसीक्यू में हर जगह काम आ सकती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं, एमसीक्यू आते हैं ना, उसमें ये पूछ सकता है वो आपसे कि वीटी ग्राफ में, ऐसे ही नोट बना के शॉर्ट में लिख लेना, वीटी ग्राफ में समय अक्ष के, वीटी ग्राफ में समय अक्ष के समानांतर रेखा, ये समय अक्ष के समानांतर है, वीटी ग्राफ में समय अक्ष के समांतर रेखा एक समान गति को प्रदर्शित करती है। एक समान गति को प्रदर्शित करती है, लिख लीजिए, एक समान गति यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति को प्रदर्शित करती है, लिख लीजिए, एक समान गति को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना। कि वेग समय ग्राफ में समय अक्ष के कोई समांतर रेखा है,
तो वो क्या प्रदर्शित करती है? एक समान गति, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। लिख लिया बेटा, विराम अवस्था समझ में आ गया, एक समान गति। चलिए तीसरा ग्राफ बनाते हैं, मिटा दे रहे हैं, तीसरा ग्राफ बना रहे हैं। सब बढ़िया से नोट्स बना लो, हर चीज के नोट्स बना लो, ठीक है ना। तीसरा ग्राफ बना के दे रहे हैं आपको एक समान त्वरण के लिए, एक समान त्वरण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी में बोले तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कि वस्तु का वेग तो बदलेगा पर वेग परिवर्तन की दर एक समान होगी। वस्तु का वेग तो परिवर्तित होगा, एक समान त्वरण का मतलब वेग तो परिवर्तित होगा पर वेग परिवर्तन की दर एक जैसी होगी। इसकी परिभाषाएं भी मैंने बताई हैं, आप लोग उस लेक्चर को देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट मैंने पिन कमेंट में डाल दी है, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ भी एक समान त्वरण है। इस समय उसका अंतिम जो प्रारंभिक वेग है वो शून्य है और अंतिम वेग मान लो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये वाला ग्राफ, इस समय पर उसके पास प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है। इस समय भी उसके पास प्रारंभिक वेग शून्य है, अंतिम वेग कुछ हो सकता है v है। ये वो वाला ग्राफ है जो समय के पहले चालू हो गया, ये वो ग्राफ है जो समय के साथ चालू हुआ है, ये वो ग्राफ है जो समय के बाद चालू हुआ। उदाहरण के लिए एक रेस 5 बजे चालू होनी थी, 3 पार्टिसिपेंट्स हैं, ये मान लो दौड़ गए 4:45 पे, ये दौड़े बिल्कुल 5 बजे और ये दौड़े हैं 5:15 पे। तो इनका ग्राफ कौन सा है? ये समय के पहले ही दौड़ गए। ये वो है जो बिल्कुल समय के साथ दौड़े हैं, उनका बिल्कुल ओरिजिन से चालू हुआ। और ये वो तुम्हारे जैसे 15 मिनट बीत जाने के बाद इनने दौड़ना चालू किया है। पर तीनों के तीनों ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये तीनों के तीनों ग्राफ एक समान त्वरण रिप्रेजेंट करते हैं। इस अवस्था में उसके पास कुछ ना कुछ प्रारंभिक वेग भी है, अंतिम वेग भी है। इसके पास प्रारंभिक वेग शून्य है। जब आपने इस ग्राफ को देखना, इस व्यक्ति को देखना चालू करा, तब वो विराम अवस्था में था, उसके बाद उसने बढ़ना चालू करा है। तो ये उसके पास प्रारंभिक वेग शून्य है, अंतिम वेग कुछ हो सकता है v। इस केस में भी प्रारंभिक वेग शून्य है, उसने थोड़ा समय बाद चलना चालू करा, कुछ समय व्यतीत हो गया, उसके बाद उसने दौड़ना चालू करा। और प्रारंभिक वेग शून्य था पर उसने फिर अंतिम वेग v है, कुछ समय बाद उसका वेग v हो गया। ये तीनों ग्राफ एक समान त्वरण रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, समय के साथ वस्तु का वेग एक जैसा बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। चलिए एक समान त्वरण के बाद बारी आती है एक समान मंदन। मंदन का मतलब होता है रिटार्डेशन, मतलब वस्तु का वेग कम हो रहा है। एक समान मंदन, मंदन मतलब रिटार्डेशन, वस्तु का वेग कम हो रहा है। अब वस्तु का वेग कम हो रहा है मतलब उसके पास कुछ वेग रहा होगा। ये देखो कुछ ना कुछ वेग था यहां पे, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी जो अपन ने चेक करा। मान लो एक कार यहां चल रही है, मैंने इस पॉइंट पे आके ब्रेक लगाया तो मान लो यहां पे उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, यहां पे मैंने ब्रेक लगा दिया। ब्रेक मैंने इस पॉइंट पे आके लगाया जब उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी। अब जब ब्रेक लगाए तो धीरे 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 करते करते गाड़ी की अंतिम वेग क्या होगा? ब्रेक लगाए इसलिए गए थे कि भाई गाड़ी रुक जाए, अंतिम वेग क्या होगा? शून्य। और प्रारंभिक वेग इस समय कितना था? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा उसका प्रारंभिक वेग। अब आपने ब्रेक लगाना चालू करे, ब्रेक जैसे ही लगाओगे वेग कम होता जाएगा, कम होते 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 एक अवस्था ऐसी आएगी जब अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसको एक समान मंदन या रिटार्डेशन कहते हैं। ये होता है रिटार्डेशन, ये होता है बेटा रिटार्डेशन। आई होप ये क्लियर हो गए होंगे चारों ग्राफ। सबसे पहले आता है विराम अवस्था, ये बिल्कुल टच करके चले जाए, फिर चला जाता है एक समान गति समय अक्ष के समानांतर, फिर हो जाता है एक समान त्वरण, सीधा ऊपर की तरफ चला जाए एक समान त्वरण, और सीधा पट्टे से नीचे आ जाए तो एक समान मंदन। ये दिखाता है वेग शून्य है, वेग नियत है, फिक्स है, वेग एक समय एक समान दर से बढ़ता जा रहा है। ये बताता है वेग एक समान दर से कम होता चला जा रहा है। चारों ग्राफ आपने पढ़ लिए। अब हम ऋणात्मक वेग को प्रदर्शित करेंगे। सबसे पहले हम ऋणात्मक वेग, उसके बाद प्रवणता, उसके बाद क्षेत्रफल, ठीक है ना। सबसे पहले अब ऋणात्मक वेग की बारी। हेडिंग डाल लें कि ऋणात्मक वेग कैसे प्रदर्शित होता है। देखो इसमें सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें। ऋणात्मक वेग में एक एग्जांपल देता हूं। यही एग्जांपल है कि एक कार मान लो चल रही थी, मैंने उसको पॉइंट ए पे ऑब्जर्व करा, तब उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से थी। एक ये कार है,
कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पॉइंट बी की तरफ जा रही थी। यहां पे मैंने क्या अप्लाई कर दी है, ब्रेक लगा दी। गाड़ी में क्या लगाए, जैसी गाड़ी में ब्रेक लगे अब गाड़ी की गति धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और मैंने चेक करा कि पॉइंट बी पे आके गाड़ी रुक गई, उसका अंतिम वेग 0 हो गया, गाड़ी रुक गई। अब गाड़ी रुकने के बाद क्या हुआ, गाड़ी ने अपनी यहां रुक गई, कुछ देर के लिए रुकी गई, कुछ देर के लिए यहां रुकी है, कुछ देर के लिए रुकी है, कुछ देर के लिए खड़ी हो गई। यहां ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद यहां वेग 0 हो गया, कुछ देर के लिए खड़ी रही। खड़ी होने के बाद ड्राइवर ने निर्णय लिया कि मैं गाड़ी को पलटा के वापस विपरीत दिशा में जाऊंगा। उसने अपनी डायरेक्शन को इस तरफ कर लिया, वो ए टू बी जा रहा था, पॉइंट बी पे उसने निर्णय लिया कि मैं वापस जाऊंगा। इसका तुम्हें वेग समय ग्राफ बनाना है तो क्या होगा, इसका मैं तुम्हें चाल समय ग्राफ भी बताऊंगा, मतलब स्पीड टाइम ग्राफ भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं स्पीड टाइम ग्राफ ही बताता हूं कि सबसे पहले वस्तु के पास कुछ ना कुछ वेग था, उसके पास चाल थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार थी। फिर आपने ब्रेक अप्लाई करे, ब्रेक अप्लाई करते 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 एक स्थिति ऐसी आई कि उसका वेग और चाल दोनों 0 हो गए, वेग और चाल दोनों 0 हो गए, क्योंकि अभी दिशा समान है, दिशा एक है तो चाल और वेग दोनों एक होंगे, तो ग्राफ भी सेम बनेगा। अब यहां पे थोड़ा सा अंतर आएगा। अब वो कुछ देर के लिए जब रुकी है, यहां पे कार कुछ देर के लिए रुकी है, तो ये देखो ये वेग ये वाला हो जाएगा, ये 0 वेग रिप्रेजेंट करता है ना, ये लाइन, ये लाइन 0 वेग 0 वेग रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या होगा ना, यहां तक तो सेम था, कुछ देर के लिए रुके हैं। अब उसने क्या करी, दिशा परिवर्तित करी और वापस इस तरफ चलना चालू करा। तो यहां पे जो चाल का ग्राफ है वो तो ऊपर की तरफ जाएगा। तुम कहोगे क्यों, क्योंकि स्पीड पे दिशा परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाल पे दिशा परिवर्तन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाल जो है एक अदिश राशि है, उसको सिर्फ परिमाण से मतलब है। पहले यहां पे 20 थी, आपने ब्रेक लगाया, यहां आके 0 हो गई, वेग 0 हो गया। कुछ समय के लिए यहां पे गाड़ी खड़ी रही तो अभी भी वेग 0 है। फिर आपने दिशा परिवर्तित करके बढ़ना चालू करा, वेग 0 से वापस बढ़ने लगा, उसकी चाल वापस बढ़ने लगी, क्योंकि चाल को दिशा से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि इसी में तुम लोग वेग समय ग्राफ बनाओगे तो तुम्हें ऋणात्मक वेग की कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि सबसे पहले उसका वेग 20 था, 20 से 0 हो गया, ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। यहां से ब्रेक लगना चालू हुए, ब्रेक लगे यहां तक, यहां पे आके क्या हो गया, 0 हो गया। और 0 होने के बाद अब गाड़ी यहां कुछ देर के लिए खड़ी हुई है। अब गाड़ी कुछ देर खड़ी होने के बाद दिशा परिवर्तित कर लेगी, तो भैया वेग समय ग्राफ ऊपर की तरफ नहीं नीचे की तरफ जाएगा, और इससे ही ऋणात्मक वेग कहते हैं। ऋणात्मक वेग प्रदर्शित करता है कि उस वस्तु ने अपनी दिशा को परिवर्तित कर लिया है। ऋणात्मक वेग ये बता रहा है कि उसने अपनी दिशा को परिवर्तित कर लिया है, उसकी ओरिजिनल दिशा ए से बी थी, अब वो बी से ए की तरफ जा रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है। ये है आपका ऋणात्मक वेग। ये है उस समय चाल समय ग्राफ। चाल समय ग्राफ क्या कहता है, जब आप दिशा परिवर्तित करो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर वेग समय ग्राफ में दिशा परिवर्तित करोगे तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, उसे कहते हैं ऋणात्मक वेग। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अब इसकी प्रवणता यानी कि स्लोप ज्ञात करते हैं, और स्लोप के बाद क्षेत्रफल बताएंगे, ठीक है ना। ऋणात्मक वेग समझ में आ गया होगा। 9th क्लास में इतना डिटेल पे जा रहे हो, सोचो 11th 12th में हम क्या करेंगे, समझ पा रहे हो ना। चलिए स्लोप यानी कि प्रवणता, भैया मैं पहले ही बता दूं, एक समान होता है, एक समान त्वरण होता है, ठीक है ना, कोई सस्पेंस नहीं रख रहा है। बीटी ग्राफ का स्लोप, बीटी ग्राफ की प्रवणता आपको एक समान त्वरण देता है। कैसे देता है वो समझ लीजिए। ये टी है, ये वी है, मान लीजिए ये प्रारंभिक वेग u, ये अंतिम वेग v। थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर बना दें, कैसे आता है वो निकाल के दिखा रहा हूं, है ना। और ये मान लो t टाइम पे उसका वेग v पहुंच गया, और t0 पे उसका जो प्रारंभिक वेग था u था, t1 के t सेकंड पे, मान लो t सेकंड पे उसका अंतिम वेग जो है, अंतिम वेग v हो गया। कितना समय लगा, 0 से t समय लगा उसको प्रारंभिक से अंतिम वेग पहुंचने पर। अब भैया स्लोप क्या होता है, स्लोप का सूत्र होता है, मैं आपको बता दूं, स्लोप का जो सूत्र होता है वो होता है वर्टिकल का परिवर्तन, थोड़ा अंग्रेजी हिंदी मिक्स लग रहा है, वर्टिकल का परिवर्तन बटे हॉरिजॉन्टल का परिवर्तन। हॉरिजॉन्टल का परिवर्तन, तुम कहोगे ये क्या सूत्र है, तुम ऐसे मत लिखना एग्जाम में, लिखना ऊर्ध्वाधर का परिवर्तन बटे क्षैतिज का परिवर्तन।
ऊर्ध्वाधर का परिवर्तन बटे क्षैतिज का परिवर्तन, मैंने तो सिखाने के लिए लिख दिया भैया। वर्टिकल का परिवर्तन क्या है, अंतिम वेग है v, प्रारंभिक वेग है u, तो v माइनस u। हॉरिजॉन्टल का परिवर्तन क्या है, अंतिम समय है t, प्रारंभिक समय है 0, t माइनस 0। तो स्लोप बराबर हो गया v माइनस यू बटे टी। और ये काय का फॉर्मूला होता है, अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटे समय, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। तो वेग समय ग्राफ का जो स्लोप यानी कि प्रवणता है वो त्वरण होता है। प्रवणता मतलब समय अक्ष के साथ कोण बनाना, प्रवणता मतलब समय अक्ष के साथ कोण बनाना। तो जो वेग समय ग्राफ का स्लोप है, जो वेग समय ग्राफ का त्वरण है, वो प्रवणता है, वो आपको क्या देगा, एक समान त्वरण दे देगा। तो अगर आपको कोई दो कार दे दे और सवाल पूछ ले, ये वेग समय ग्राफ है और ये दो कारें हैं ए और बी, बताइए किसका त्वरण ज्यादा है, आप बिना कैलकुलेट करे बता देंगे ए का त्वरण बी से ज्यादा है। ए का त्वरण बी से ज्यादा है क्योंकि ए का स्लोप ज्यादा है, जिसका स्लोप ज्यादा उसका त्वरण ज्यादा। तो ए का स्लोप बी से ज्यादा है, ए का कोण बी से ज्यादा है, इसलिए ए का त्वरण भी बी से ज्यादा है। चलिए अंतिम बिंदु पे आ चुके हैं, वो है वीटी ग्राफ यानी वेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल। और इसको तो अभी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक लाइन है, इस लाइन को यहां पे आप लिख लीजिए कि वेग समय ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है, वेग समय ग्राफ का एरिया, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है ना। वेग समय ग्राफ का जो एरिया या क्षेत्रफल आप कैलकुलेट करते हो वो कुछ भी हो सकता है, वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है। डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन देता है। तो लिख लीजिए वेग समय ग्राफ, वीटी ग्राफ का जो एरिया होता है, वीटी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो आपको विस्थापन देता है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, क्योंकि अगले लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं जिसमें आप लोग इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के समीकरण का आप व्यंजक करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, वो भी ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड से। चलिए मिलते हैं।